तो टाइम रखना है। जी, तो कल के लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी किस्म की कुछ क्वेश्चन हो, कोई सवाल आपको कोई बात समझ में आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और आगे भी हम चलते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, आज जो हमने डिस्कस करना है वो आपका जो है लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करके देने हैं आपको कि एक्चुअली लॉग ऑफ जेड क्या होता है और उसको किस तरह से आप, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग लेना पड़ जाए वो हमारे पास क्या होगा। सो दैट इज आवर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, और टॉपिक है लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके लॉग किस तरह से लिए जाते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जी, तो फर्ज करें मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ या एक पहले फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग क्या होता है। सो लॉग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स ये है लॉग ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्चुअली आपके पास बनता है log of z, that is log of z mod plus iota argument of z, iota argument of z। ये बज़ाहिर तो आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बड़ा एमसीक्यूज वगैरह के लिए बड़ा हॉट फेवरेट होता है कि आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लॉग पूछ लिया जाता है। कॉमन है, जिस तरह आमतौर पे नंबर्स के लॉग होते हैं, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आ जाएं तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी ये बताना पड़ जाए तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। सो एक आपके सामने कोई क्वेश्चन लेते हैं, पहले फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। आप बात करें जी, z मेरे पास है, हम बात कर लेते हैं जी 2+3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको यहाँ से दो वैल्यूज, दो चीजें फाइंड करनी है, एक z का मॉड और दूसरा ऑगुमेंट ऑफ z मींस दैट थीटा, जो आयोटा थीटा बेसिकली ये है। तो मैं ये करता हूँ कि पहले z मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो z मॉड किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऊपर आप उसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 + 9, तो 13 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ z। दूसरी जो चीज़ आपने यहाँ से देखनी होती है वो आपके पास है कि इसमें से आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, यानी कि थीटा क्या है। सो मैं आर्गुमेंट ऑफ z की जब बात करता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू बेटर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी मेरे पास है यहाँ पे 3 और रियल पार्ट है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, और चूंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास यहाँ लिखा होता है ना √3, तो फिर तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती है। तो लिहाजा अब आपके पास आर्गुमेंट ये आ रहा है, तो आपको मजीद आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि इसका आंसर क्या बन रहा है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे और अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के आप एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देंगे। सो 1 इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2+3 आयोटा। आपने इसका जो लॉग लेना है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पहले आएगा लॉग, अब यहाँ पे z मॉड, तो z मॉड कितना आया था, √13 और प्लस आयोटा, और आगे थीटा लिखना है आपने, तो वो बना है tan इनवर्स 3/2। इस तरह से हमने इसका रिजल्ट लिख लिया। एक स्टेप मजीद आप और कर सकते हैं इसके लिए, और वो स्टेप क्या हो सकता है, वो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि इसको लिख लें 1/2 और log 13 प्लस आयोटा tan इनवर्स 3/2। तो जी ये आपके पास रिजल्ट आ सकता है इसका। अब पेपर में मैंने देखा है कि एमसीक्यूज किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं।
फर्ज करें मैं आपसे ये पूछ लूं कि जी मुझे, चूंकि ये तो एक थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, वो बिल्कुल सादा सादा सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, लॉग आयोटा बताएं। अब आपको लॉग आयोटा को कैलकुलेट करना है, तो लॉग आयोटा के लिए जाहिर है फॉर्मूला तो वही है, हमारे पास यहाँ पे z किसके इक्वल है, आयोटा के, और एक्चुअली z इक्वल है 0 प्लस आयोटा के। ठीक हो गया। अब इस 0 प्लस आयोटा में रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है। तो मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि पहले मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो एज log z इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा log z mod प्लस आयोटा और आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा लिख लें। अब मुझे पहले z mod कैलकुलेट करना है, तो z mod इसका बड़ा वाजे है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो मतलब आंसर आ गया 1। दूसरा है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट 0 है, तो 1 ओवर 0 का आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 ओवर 0, वो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो ये आंसर 90 बनता डिग्री। है π/2, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होती है, 90 90 डिग्री पे, डिग्री। π/2 पे। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में जिसको आपने 1 कहा, इसमें आपने आके इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल, सॉरी, log आयोटा इज इक्वल्स टू, पहले आएगा log 1, ये आ जाएगा log 1, चूंकि इसका मॉड क्या आया, 1 आया, प्लस आयोटा और साथ आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा। सो आप जरा गौर कीजिएगा, log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो log 1 हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0 प्लस आयोटा π/2, तो मीन्स दैट जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा आयोटा π/2। सो आपने देखा कि ये जो log आयोटा की वैल्यू है वो आयोटा टाइम्स π/2 आती है। अच्छा सर, ये जो आयोटा, π/2 है, हमने इसको रेडियंस में मतलब के लिखना है, हम 90 डिग्री नहीं लिख सकते? मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। आमतौर पे जो डिग्रीज होती हैं ना, ये मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर वैल्यूज को लिखना होता है। तो वो एक सूटेबल वे होता है कि अगर आप साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट इसके अंदर जब वैल्यूज लिख रहे होते हैं तो बेहतर होता है कि आप इसमें लिख लें या डिग्रीज में लिख लें। लेकिन जब बात हो रही होती है ना इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हट के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हट के आपने कभी भी डिग्रीज को यूज नहीं करना। आपको याद रिलेशन बिटवीन, वो जो चैप्टर 9 के अंदर फर्स्ट ईयर में आप करते हैं, तो आप वहाँ रेडियंस को इसीलिए डील कर रहे होते हैं, लेट्स आर्क लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है, तो आपको पता है वहाँ हम हर चीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रेडियंस का जो ताल्लुक होता है ना, ये लेंथ के साथ होता है, ये लेंथ के साथ होता है। अगर आपको रेडियन की डेफिनेशन भी ज़हन में लेके आए तो वो भी क्या है कि द एंगल विल बी 1 रेडियन इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 टाइम रेडियस। बात समझ आई? जी सर, ठीक है। इस तरह से वो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करके विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब डील करना होता है तो इस तरह से आपने उसको लिखना होता है। जी, अब हम इससे आगे बात करते हैं और मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। कॉम्प्लेक्स की पावर में कॉम्प्लेक्स आ जाए, आयोटा की पावर में आयोटा आ जाए, ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे उस पर बात करते हैं। जी, मैं ये पहले टॉपिक लिख लेता हूँ। टॉपिक है मेरा कि अगर कॉम्प्लेक्स की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स की पावर में कॉम्प्लेक्स, तो फिर हमने किस तरह से उसको सॉल्व करना है और किस तरह से डील करना है। लेट्स से दैट, मैंने ये कहा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स की पावर में कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है जी, वो आपके पास बन रहा है, वो आपके पास बन रहा है आयोटा। मैं पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ। लेट्स से दैट z रेज टू पावर w
ये है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, e रेज टू पावर w, जो पावर होती है वो एज इट इज पावर पावर में ही रहेगी, और फिर आप साथ इसकी पावर में लिखेंगे log z। और log z कैसे फाइंड करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स आ गई है, जिस तरह आम रूटीन में तो आप 2 रेज टू पावर 2 को सॉल्व करते हैं ना, तो अब कॉम्प्लेक्स की पावर में अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो किस तरह से डील किया जाता है वो बता रहा हूँ आपको, कि जो पावर होगी वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं, और बाकी जो आपके पास आएगा बेस, उसका लॉग आ जाएगा। आप इसको देखिएगा किस तरह से आपने इसको डील करना है आप, और ये बिल्कुल दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं। आप देखें ना, अगर पावर को इधर ऊपर ले जाए, लॉग के थर्ड लॉग इधर, तो ये z रेज टू पावर w और log और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वही बचता है z रेज टू पावर w ही, लेकिन उसको सॉल्व करने का जरा ये प्रोसेस है। अच्छा, इसका कोई सवाल बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है उनमें से एक ये है, अयोटा रेज टू पावर अयोटा। अब अयोटा रेज टू पावर अयोटा अगर आ जाए तो उसको किस तरह से प्रोसीड करना है। अब ये आ जाएगा e रेज टू पावर अयोटा और साथ log अयोटा। ये अयोटा जो बेस थी वो ये आ गई, और ये अयोटा इसकी पावर, चूंकि दोनों सिमिलर है इसका, इसलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि ये कौन सा अयोटा किधर आ गया। आगे डिफरेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर अयोटा, और इसका सोल्यूशन मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप अभी देखें पीछे हमने सॉल्व किया अयोटा पाई बाय 2। तो ये आप देख रहे हैं ना, log अयोटा इज इक्वल टू अयोटा पाई बाय 2। तो मैं सॉल्व जब आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर अयोटा पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर अयोटा स्क्वायर पाई बाय 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। सो आपने देखा कि अगर अयोटा रेज टू पावर अयोटा आ जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या बनता है, e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2। अब इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज बना के आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको कह सकता है कि जी ये वैल्यू है तो इसका क्या रिजल्ट जो है यहाँ पे बन सकता है। सो आपने इसका रिजल्ट जो है उसको कैलकुलेट करके देना है। एक दो एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं जी इसके बारे में, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक आध एग्जांपल और इसी टाइप की देखते हैं। फर्ज करें हम बात कर लेते हैं जी 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा, ये एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर अयोटा। चलें यही कर लेते हैं, 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर अयोटा। अब इसको जब सॉल्व करना है तो अब आप मुझे बताइएगा कि इसको क्या लिखें। इसको लिखेंगे e रेज टू पावर अयोटा, जो पावर है वो एज इट इज, और फिर इसकी पावर में log 1 प्लस अयोटा। ठीक हो गया, पावर में log 1 प्लस अयोटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो मैंने पीछे डिस्कस किया, वो ये था कि अगर z रेज टू पावर w हो तो उसको आप e रेज टू पावर w और log z लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस फॉर्मूले के तहत लिखे जाने के बाद अब हमारा मसला क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये log 1 प्लस अयोटा को कैलकुलेट करना। सो मैं अगर log 1 प्लस अयोटा को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इससे मुराद है log मॉडुलस 1 प्लस अयोटा का मॉड, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्लस अयोटा थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल, मतलब 1 ओवर 1, ये आ गया। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट है वो बन जाएगा log, इसका मॉड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, शाबाश, प्लस ये आ जाएगा अयोटा tan इनवर्स 1, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 log 2, इस तरह से। और ये 1 ओवर 2 कौन सा है, जो इसकी पावर थी उसको बाहर निकाल लिया, प्लस ये आ जाएगा अयोटा, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 आई थिंक सो,
तो ये 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 होती है, यहाँ इन्वर्स आना था, तो 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये मेरे पास बन गया log 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ऊपर 1 में जाके ये रिप्लेस करें और फिर बताएं इसका रिजल्ट क्या बनता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 implies that is equals to e raised to power iota, और इस सारे की जगह पे आ जाएगा 1/2 log 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power iota बाय 2 log 2 प्लस आयोटा स्क्वायर पाई बाय 4, और फाइनली ये आ जाएगा e raised to power iota बाय 2 log 2 और माइनस पाई बाय 4। मजीद आप चाहें तो माइनस पाई बाय 4 को अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं e की पावर में। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है इस टाइप के तमाम नंबर जिसमें कॉम्प्लेक्स रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स आए, अब आप उसको इजीली जो है वो डील कर सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी किसी किस्म का कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आगे चलते हैं फिर। अब बस एक दो बातें इस चैप्टर से रिलेटेड और करते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वो क्या है? नंबर वन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मॉडुलस के ऊपर एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास लिखा हो ना Z1 प्लस Z2 का मॉड, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स होता है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड, और ये लेस देन इक्वल्स होता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, वो इसलिए, एक तो आपकी बुक में ये मौजूद भी है ये रिजल्ट। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये जो Z1 प्लस Z2 मॉड है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि Z1 माइनस Z2, ये दोनों जो मॉड्स हैं अलग अलग, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड is the least value of Z1 प्लस Z2 मॉड। ये इसकी लीस्ट वैल्यू कहलाती है, चूंकि आप देख रहे हैं ना उसकी लेस वाली साइड पे है। और नंबर 2, ये तो नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 पे जो बात है वो ये है कि Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इज द, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड, ये उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाती है। इसका एमसीक्यूज कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है Z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और Z2 लिखा हुआ है, मैं कह देता हूँ जी 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अच्छा जी, मैंने आपसे ये पूछा कि देन मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड, मैंने आपसे कहा कि मुझे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताएं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसको कहते हैं। ये जो दोनों मॉड को अलग अलग फाइंड करके उनका सम करना, उनको प्लस करना, ये उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाती है। और अगर आप उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो उसकी लीस्ट वैल्यू कहलाती है। सो आप यहाँ पे मुझे बताइएगा Z1 का मॉड क्या आ रहा है, डायरेक्ट बता दें बस। 2 1 प्लस 3 4 विच इज 2, और Z2 का मॉड क्या आ रहा है, 5 Z2 का 5। मैंने नंबर्स जानबूझ के ऐसे फाइंड किए जिसके मॉड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आ जाएं। अच्छा जी, अब आप इसमें से मुझे बताएं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब तो सिंपल है, 7 ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इज इक्वल्स टू 7, यही होगा ना, दोनों को सम कर देना है। और इसी के ऊपर अगर हम लीस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करें कि लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 3 इसको माइनस करना 3। अब ये है
कि वो आप अक्सर कहते हैं कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसके ऊपर भी मॉड आप ले सकते हैं। मतलब दोनों वैल्यूज के ऊपर मॉड लगा देंगे तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेना है। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो इस तरह आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज जो है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात हो गई। सो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा, किसी किस्म का कोई इशू है तो बता दें। नहीं सर, क्लियर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपने डिस्कस कर रहा था। अब आखिरी एक चीज रहेगी जो आपकी बुक में है और वो आपको बतानी है अभी, वो है डी मॉइवरीज थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम एक्चुअली इसको बोलते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम। अब ये थ्योरम का जिक्र आपने पढ़ा होगा, उसने आपकी बुक में किया हुआ है कि डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातें इस पेज पे वो, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होता है? ये एक्चुअल में ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n लिखा हो ना अगर, तो इसको आप लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या चेंज किया भला इसमें, काम क्या किया? सर हमने पावर को एंगल के साथ लिख दिए। पावर को एंगल के साथ लिख लिया। और ये इतना आप कह लें कि इस बंदे का इतना बड़ा एहसान है कि इसने इतने बड़े काम को बिल्कुल छोटे अंदाज में सॉल्व करना बता दिया है। कैसे? अब देखें, एक पावर स्क्वायर तक ही हो ना तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्यूब लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। पावर 4 लिखी हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन मुश्किल होता जाएगा। अगर इसकी पावर n की जगह पे 4 आ जाए तो आपको पता है कि उसकी 5 टर्म्स आएंगी, बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा और आगे अच्छा भला काम होगा। 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस साइन ये वो बड़े मसले हैं। इस बंदे ने इतना बड़ा एहसान किया कि इसने एक ऐसा सोल्यूशन दिया, एक ऐसा प्रूफ दिया। उसने कहा जी पावर जो भी हो, अगर आप उसको उसके एंगल में लिख के सॉल्व करके आंसर बता देना तो इसका वही आंसर आएगा जो इसका सॉल्व करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट इसका आ जाएगा। लेकिन इसके लिए उसने कुछ कंडीशंस लगा दी। अब आपने देखना है वो कंडीशंस क्या क्या है। ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या ये हर जगह पे यूज किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ वो कौन सी कंडीशंस है। अच्छा जी, अब देखें, नंबर 1, ये पावर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो मेन कंडीशन है नंबर 1, ये जो एंगल है ना, आप देखो दोनों का एंगल क्या है, थीटा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। नंबर 1, यानी कि जो कॉस का एंगल है वही साइन का एंगल होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपका रियल पार्ट हो, जो रियल पार्ट हो वो कोसाइन में होना चाहिए, मतलब कॉस होना चाहिए। और जो आपका इमेजिनरी पार्ट हो, जो इमेजिनरी पार्ट हो वो आपका किस में होना चाहिए? साइंस में होना चाहिए। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसके दरमियान में प्लस का साइन एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके दरमियान में ये जो साइन है, ये जो साइन है दरमियान में, ये प्लस का होना चाहिए। पहले कॉज, बाद में साइन, एंगल सेम और ये प्लस। तीनों कंडीशंस पता चल गई। एंगल सेम हो, सर ठीक है। रियल पार्ट में कोसाइन हो, इमेजिनरी में साइन हो और दरमियान में प्लस हो। अगर ऐसा है तो आप इस पे डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया? अब देखिएगा, मैं अब आपके सामने एक सवाल बनाने लगा हूं, आपने हैरान हो जाना है कि ये क्या हो गया यहाँ पे।
पहले तो सादा से किसी सवाल से ट्राई करते हैं, किसी सिंपल से क्वेश्चन पे आता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा टेक्निकल लेके। अच्छा जी, सिंपल सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री रेज टू पावर 3। अब मैंने ये लिख दिया, मैंने आपसे पूछा इसका आंसर आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना। अब एक तो तरीका है ना कि मैं इसका क्यूब ओपन करूं और क्यूब ओपन करने के बाद 4 वैल्यूज आएंगी, फिर मैं उनको सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद उसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करूं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट बचता है मैं वो बता दूं। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में अगर आपको बताऊं तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर इंतहाई सिंपल सा है। शाबाश, इसका आंसर अयोटा है। अब देखें, ऐसा बंदा ऐसे मौके पे सोच भी नहीं सकता इसका आंसर अयोटा आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले तो कंडीशंस देखी, 30 30 दोनों एंगल सेम हो गए, कॉस साइन दरमियान में प्लस, एवरीथिंग इज ओके। सो बाय यूजिंग De Moivre's theorem वी हैव cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। अब cos 90 हो गया 0, आयोटा साइन 90 हो गया 1, तो आंसर आ गया आयोटा। इस तरह से इसके जो है आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक इस टाइप की एग्जांपल होगी। अब जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ बात, अब जो करने जा रहा हूँ वो क्या है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें जी मेरे पास सवाल है, फर्ज करें मेरे पास सवाल है और वो क्वेश्चन है जी, हम इस तरह से कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, या रेज टू पावर। क्या इस पे डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? जी क्या सर, इस कर पर डी सकते मॉइवरीज हैं। थ्योरम नहीं अप्लाई नहीं कर नहीं सकते सर, हैं? इस पे अक्सर नहीं कर दरवाजा सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, अभी मैं आपसे फिर पूछता हूँ, ये छोड़ दें, आप मुझे बताइएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन 2, मुझे बताइएगा क्या इस पर डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है या नहीं? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आप जब डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है इसके साथ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि cos ये आ जाएगा 2 टाइम पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं cos पाई माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 2 थीटा। ठीक हो गया? जी सर। ये बात आ गई। अब जरा आप गौर करें, इसका तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ इस पे। तो क्या मैंने ये यही वाला सवाल नहीं लिखा था? थोड़ा गौर करना है आपने। क्या गौर करना है? गौर ये करना है कि ये जो साइन थीटा था, इधर हम कर लेते हैं एज ए रफ, ये आपने गौर करना है कि क्या cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है, पाई बाई 2 cos को किस में बदलेगा? साइन में, साइन में, अलाइड एंगल में और साइन। ये आ गया साइन थीटा। और ये जो लिखा हुआ है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये इसने इसको बना दिया cos थीटा। तो आप देखिए, ये साइन थीटा, ये इसकी जगह पे ये आ गया, ये cos थीटा, ये इसकी जगह पे ये आ गया। तो मैंने इसी को तो सॉल्व किया यहाँ पे। बात समझ आ गई आपको? जी सर। इसी को तो सॉल्व किया हमने यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपका किस तरह से थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सवाल ये दिया हुआ हो, आंसर इस तरह से दिया हो, तो आप ये ना हो कि आप सोचें कि ये तो पॉसिबल नहीं, मतलब ये आंसर ये दे दिया या ये दे दिया।
तो ये इसका आंसर आपके सामने बन रहा है और ऐसा पॉसिबल है, ये नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया और इसकी बात हो गई। जी, यहाँ तक कोई सवाल अगर आपका है नहीं। आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब कुछ एक दो इससे रिलेटेड आपसे कॉन्सेप्ट और डिस्कस करके फिर हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं। ठीक हो गया जी, पावर्स भी हो गई, रूट्स भी हो गए, कुछ और बातें हो गई। मैं एक एक बस चाहता हूँ एक आपके साथ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लूँ, और वो ये है कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेट्स से दैट मैं कहता हूँ आप मुझे आंसर बताएं a प्लस आयोटा b का आंसर बताएं। ठीक हो गया। अब a प्लस आयोटा b का जो आंसर है, मैं भी आपको डायरेक्ट उसका प्रूफ नहीं करवा रहा, फॉर्मूला बता देता हूँ कि प्रूफ काफी इसका लेंथी है, लेकिन एज ए फॉर्मूला आपको याद हो तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उसका जो स्क्वायर रूट। सो इसका रिजल्ट क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बन जाएगा जी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, प्लस माइनस दिस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z। वैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल है अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा, प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट z मॉड और माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों रिजल्ट बनेगा जब आपके पास फॉर b ग्रेटर देन 0, यानी कि जो इसमें जो b यूज हो रहा है वो अगर पॉजिटिव हो तो ये आंसर आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। और अगर b नेगेटिव हो, अगर b नेगेटिव हो तो फिर आपके पास आंसर क्या बनेगा वो लिख देता हूं। अगर b नेगेटिव हो तो फिर आपके पास आ जाएगा यही सब कुछ सेम आप लिखेंगे, ये भी वही, ये भी वही, और सिर्फ दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस इफ b इज लेस देन 0। इसकी एग्जांपल देखते हैं कोई, फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में ये क्या बात हो रही है, इस पे एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से दैट आपको कोई कहता है जी आप ऐसे करें कि आप फाइंड करके दें 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब देखें, जब तक बात है ना स्क्वायर की, क्यूब की, वो तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है। अब 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर रूट आज तक कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे दिए हुए फॉर्मूले को देखें तो कोई मुश्किल काम नहीं, आपने क्या करना है, प्लस माइनस क्या लिखना है, स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया। तो ये मॉड ऑफ z क्या बनेगा इसका, 5 5, और मैंने लिखा था 4 प्लस प्लस 4/2 तो ये आ जाएगा प्लस 4/2, प्लस और उसके बाद प्लस, अब आपने लिखना है स्क्वायर रूट 5 माइनस, ये 4/2 नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4, 5 माइनस 4 ओवर 2, तो ये आ गया। सो ये आप देखें कि ये मैंने दरमियान में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि b की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, और आगे आएगा प्लस प्लस 1 ओवर स्क्वायर 1 रूट
ओवर स्क्वायर रूट 2 4 बाई ये आ जाए। स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके साथ सॉरी आयोटा भी लिखना था, वो मिस हो गया, ये आ गया। सो ये आपके पास ऐसा लग रहा है जैसे आंसर आ गया प्लस माइनस 1/√2 कॉमन ले लें और बाकी क्या बच जाएगा, b प्लस आयोटा। प्लस आयोटा। सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें वैसे आप कुछ भी सोच लें तो आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना आपको मार पड़नी चाहिए। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया 1/√2 और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब मैं आपको अगर यही कहूं कि मुझे ये आंसर इसका चाहिए था, इसका, तो क्या ख्याल है आंसर में क्या चेंज आएगा? सिर्फ सर बीच में 1/√3 √2 और आगे 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। जस्ट 3 माइनस आयोटा, बाकी आपका जो रिजल्ट है वही रहेगा। अब बस आखिरी बात इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की करते हैं, और वो ये है कि अगर आपसे यही सवाल इन्हीं दोनों का, फर्ज करें मैं ऐसे सवाल कर देता, पहले मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर दूं तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन क्या बनेगी इसकी? उनके z और z, इमेजिनरी पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास डिलीट हो जाएंगे और रिजल्ट आपके पास जो भी है वो रिजल्ट उधर से आए। अच्छा जी, तो इस तरह से इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। और ये आपके पास ये सारी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। और ना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, फर्ज करो अगर पेपर में हुआ कि CIS, तो इसको हम लिख सकते हैं CI एवरेज थ्योरम। और यहाँ तक की डिस्कशन हम आगे अपने टॉपिक को मूव करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड करवाए। अब आगे सेट फंक्शंस और उसके ग्रुप्स पे बात करेंगे। सेट फंक्शन और ग्रुप क्या है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। जी, टॉपिक है हमारा सेट, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ये है, और चैप्टर का नाम सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सो इसमें आप नाम से ही जाहिर है 3 तरह के टॉपिक्स हैं। एक तो बात होगी डिफरेंट सेट्स के ऊपर, फिर बात होगी फंक्शंस के ऊपर, और आखिरी पोर्शन में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी डिस्कशन होगी ग्रुप्स के ऊपर। सो पहला पोर्शन है हमारे पास सेट क्या होता है। सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्लास के अगर आपसे पूछा जाए द सेट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास को कहा जाए कि एक सेट बनाए, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हो, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि वो सेट होगा? जी सर होगा। होगा। फर्ज करें आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास के गुड स्टूडेंट्स का जो भी सेट है, आपने अपनी मर्जी से 3-4 लिख दिए,
एक वहां पे आपकी क्लास में ही कोई और स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप गुड स्टूडेंट्स का सेट लिखें, तो इज इट पॉसिबल कि वो वही नेम लिखे जो आपने लिखे हैं? नो सर। नो। तो अगर नो है तो आप मुझे बताएं कि इसके अलावा, चलें एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि write the name या under, write the set the names of the names of prime minister and president, prime minister and president of Pakistan nowadays। दो एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या आपके क्लास में बाकी भी वही लिखेंगे? जी सर। क्या ऐसा ही है कि आप भी लिखेंगे इमरान खान और आरिफ अलवी, तो यकीनी तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है हर एक को पता और वही वो नाम लिखेगा। तो आपको दोनों बातों में कोई फर्क समझ आया? दोनों बातों में कि एक तरफ आप कह रहे थे कि द सेट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो सब डिफरेंट भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें सारे सेम लिखेंगे। तो यही फर्क है, यही फर्क है कि वो जो आप बात कर रहे थे दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड थी ही नहीं, क्योंकि प्रॉपरली तो डिफाइंड किया ही नहीं किया। हाँ, एक सूरत में वो वेल डिफाइंड हो सकती थी। अगर मैं आपको ये कहती हूँ क्लास हु गॉट 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, अब जब मैंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दी ना कि वो जो गुडनेस थी वो किस, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, कौन सी ऐसी खास बात को देख के गुड स्टूडेंट्स बनाने हैं। अब हो सकता है आप गुड स्टूडेंट्स का सेट जो बनाएं, आप उनका बनाएं जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, दूसरा बच्चा जो है वो उनका बनाए जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशन है, कोई ना पढ़ाई को देख रहा हो, कोई और बात को ना देख रहा हो, तो मतलब उसको प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया गया जिस सेट की हम बात करने जा रहे हैं। बात समझ आई? इसलिए ये जो हम बनाते रहते हैं द सेट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, एक्चुअली दैट इज नॉट अ सेट। वो कलेक्शन हो सकती है, सेट नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। तो ये होता है वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से ये मुराद होती है। और डिस्टिंक्शन तो आपको पता ही है कि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, वो डिस्टिंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आप दो सेट्स को बना सकते हैं और उन पर बात कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेट को लिखने के वेज कितने होते हैं? एक सेट को किस किस तरीके से आप लिख सकते हैं? आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसकी टेबुलर फॉर्म बना दें। आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे उसका बना सकते हैं। आप उसका तीसरा एक क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन बना सकते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। तो मतलब इसमें जस्ट आपसे वेज का पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एक सेट को लिखने के। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं 1 2 3, ये जो आपके पास एक सेट लिखा हुआ है ये किस मेथड के तहत लिखा गया है? इनमें से कौन सा मेथड है ये? सेट बिल्डर।
नो, दैट इज टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म है। मैं चले आपको तीनों मेथड से लिख के दिखा देता हूँ। हाफ। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। अब देखिए ना, डिस्क्राइब कर दिया आपने उसको कि एक्चुअली अब आप जब भी कोई लिखेगा ना तो इससे मुराद ऑटोमेटिकली यही बनेगी, 1 2 3 ही बनेगा ना, तो इससे मुराद वो हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ये टेबुलर फॉर्म हो गई, ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, और अब आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन सच दैट एक्स। ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, और वो एलिमेंट्स किस सेट को बिलोंग करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, और 3 नंबर। या तब हो इसका चार्जर देना मुझे। ये अब्दू, आप जरा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना, अंदर हो, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना प्लीज, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिएगा। सर कर दिए। जी जी, वो पता नहीं खुद ही ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, ये बात समझ आ गई, ये लास्ट वाली जी सर समझ आ कि वो गया। किस तरह से वो 3 नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने इसी के कुछ सवाल करता हूँ और आपने मुझे उनके रिजल्ट्स के बारे में बताना। जी शुक्रिया। जी, ये पेज नंबर 5 हो गया। अब मैं कुछ सेट्स आपके सामने लिखता हूँ और आप मुझे उनके रिजल्ट्स के बारे में बताओगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जी मेरे पास एक सेट है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक सेट है। अच्छा, वो मैंने लिखा कि x such that x belongs to rational numbers and x square is equals to 2। आपने मुझे बताना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये जो सेट आपके सामने लिखा है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। आप क्या बना पाएंगी इसकी टेबुलर फॉर्म? मैंने स्टार्ट पे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल ले लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको सिंपल सिंपल बातें सर पूछनी है नहीं। √2 आता है वैसे तो x की वैल्यू। अच्छा, तो क्या मतलब मैं सेट के अंदर √2 लिख दूं? जी सर। अच्छा, आपके मुताबिक ये है कि √2 आता है, लेकिन अब जरा गौर करना, देखें यही टेक्निकल तरीके से बच्चे को जज किया जा रहा होता है कि आप क्या जो सारी स्टोरी लिखी हुई है उस पर फोकस भी है आपका या नहीं। तो आप देख रहे हैं, आपने कहा नो डाउट √2 ही आता है इसका आंसर, इसमें तो कुछ शक ही नहीं नहीं सर, ये है। सॉरी, नहीं ये रेशनल नंबर है। नहीं। जी, तो आप इस वक्त ये कहेंगे कि देयर इज नो एनी रैशनल नंबर हैविंग स्क्वायर रूट हाँ। 2, तो ये इसका रिजल्ट बन गया। सो इस बात पे आपने फोकस करना है कि
नो डाउट हमें पता है कि x का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर तो स्क्वायर रूट 2 ही बनेगा, लेकिन देखना ये कि x तो बिलोंग करता है q को, और क्या वो जो आंसर आ रहा है वो उसमें है भी या नहीं। तो हमें पता चला कि वो तो उसका आंसर ही नहीं है, उसमें बिलोंग ही नहीं करता, इसलिए ये एम्प्टी सेट आंसर आ गया। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसकी, और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल ये करता हूं जी, x such that x belongs to the set of natural numbers and x plus 4 is equals to 0। लो जी, मुझे वो एलिमेंट बताना है जिसको 4 में प्लस करें और जवाब 0 आ जाए। सर एम्प्टी सेट होगा ये। शाबाश, ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि नो डाउट 4 में -4 प्लस करने से 0 तो आता है, लेकिन -4 वो इंटीजर -4 नेचुरल नहीं होता। ठीक हो गया, शाबाश। अब आपने नेक्स्ट देखना है, वो ये है कि लेट्स बात करते हैं x such that x belongs to the set of real numbers and x is equals to -x। लो जी, अभी पता चलता है, वो रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें जो अपने नेगेटिव के इक्वल होते हैं, वो तमाम रियल नंबर्स इकट्ठे कर लें जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होते हैं। सर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता, वो क्या लड्डन जाफरी साहब कहा करते थे, ऐसा तो नहीं होता। होता है या नहीं होता? सर सिर्फ 0 होता है। सिर्फ 0 होता है, क्योंकि 0 इज अ न्यूट्रल एलिमेंट। क्या आप इसके साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, वो इफेक्टलेस है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आम अल्फाज में ये कह लें कि वो बहुत ढीठ है, आप उसके साथ प्लस लगा लें माइनस लगा लें, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट दैट एलिमेंट इज कॉल्ड 0। एक आध और सवाल पूछता हूँ, x such that x belongs to the set of real numbers and x is equals to x, वो एलिमेंट्स लिखें जो अपने इक्वल होते हैं। सर ये तो है ऐसा कोई एलिमेंट? सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मतलब सारे रियल नंबर्स ही। जी, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अपने इक्वल नहीं है? हर एलिमेंट अपने इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर में आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। क्लियर होगी बात? ये ऑल रियल नंबर्स के ऊपर ये बात हो गई। लो जी, इस तरह से हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरह के बात करने का मतलब ये है कि इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, आपने उन पर फोकस करना है कि इसकी टेक्निक क्या है, इसके ऊपर कोई ऐसा इशू जो, अब देखें ना, आंसर्स इन सब के एग्जिस्ट करते हैं, बट जो गिवन सेट है उसमें नहीं है। ये एक्चुअली ये बात है कि वो पीछे सेट भी देखा करना है कि वो सेट कौन सा है कि जिसमें ये मौजूद होते हैं। अब अगर यही सवाल मैं देता ना, ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, मैं क्या देता, x such that x belongs to q dash, जस्ट एक लाइट सा डिफरेंस किया मैंने, एंड x square is equals to 2, तो मुझे बताएंगे जवाब क्या आएगा? शाबाश। अब तो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और वो ये नंबर है, क्योंकि अब इररेशनल्स उसमें पाए जाते हैं, तो लिहाजा इररेशनल उसमें मौजूद है। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसके बाद सबसेट, इक्वल सेट, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए। सबसेट, इक्वल सेट, तो वो डेफिनेशन यकीनी तौर पे आती होंगी। सबसेट क्या होता है कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो तो वो उसका सबसेट है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसकी दो टाइप्स हैं, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इसमें से एक बड़ी मजेदार चीज है, वो बता देता हूँ। आप मुझे बताएंगे किसी भी सेट के प्रॉपर सेट्स की तादाद कितनी होती है और इम्प्रॉपर सबसेट्स की तादाद कितनी होती है? सर प्रॉपर सबसेट तो एक ही होता है और इम्प्रॉपर हो सकते हैं ज्यादा। आप ना उलट बोल रहे हो, दोबारा अपने सेंटेंस पे गौर करें। मतलब हाँ जो सॉरी, बात आपने इम्प्रॉपर उसके लिए सबसेट करनी होता थी है वो ना, तो दूसरे के लिए कर दी। होता है। हाँ नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर एक ही होता है प्रॉपर ज्यादा हो और सकता ये हो सकते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर कौन सा होता है? है। इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें सारे उसके एलिमेंट्स मौजूद हों।
इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बाकी हो गया प्रॉपर। इसका मतलब है अगर आप देखें टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं ना, जिसको पावर सेट्स कहा जाता है, तो उनका फॉर्मूला होता है 2⁻n। तो प्रॉपर का फॉर्मूला क्या हो गया? 2⁻n - 1। समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गई। टोटल सबसेट्स इतने बनेंगे किसी भी सेट के, जिसमें से एक इम्प्रॉपर है और बाकी सारे जितने बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब देखिए एमसीक्यूज कैसे आए। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A E I O U, ये वोवल्स उसके अंदर मौजूद है। मैं आपसे ये कह देता हूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर, इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? 31। आप क्या कहेंगे? 31। क्योंकि टोटल आपको पता है 5 एलिमेंट्स हैं, 2⁻5 करेंगे 32 बनेगा, और उसमें से एक इम्प्रॉपर उठा के बाहर करें, बाकी आपके पास सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? इस तरह से ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको। जी नेक्स्ट पे आए, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात हो गई अब हमारी। अब हम चलते हैं जरा प्रॉपर इम्प्रॉपर से आगे। वैसे जनरली मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द, पहले चले ये एक सवाल पूछ लेते हैं। इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट, मैं तो क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ, वहां एमसीक्यूज टाइप आ जाएगा। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? जी कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? जी सर इज है। देयर प्रॉपर सबसेट? जी कौन सा? मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अच्छा अगर एक एलिमेंट होगा, चले आपके कहने के मुताबिक मैं चलता हूं। पहले आप ये कह रही हो सिंगलटन सेट, ठीक हो गया? मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सेट का नाम अगर एस है तो नंबर ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 1, और जो पावर सेट्स की तादाद बनेगी, पावर सेट्स ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 2⁻1। अब 2⁻1 पे आ गए। अब जब 2⁻1 पे आए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बने 2। आप कहते हैं कि जो प्रॉपर का फॉर्मूला है वो होता है नहीं सर, 2 एम्प्टी रेज सेट हो सकता है इसका प्रॉपर n सबसेट। माइनस 1। मतलब हो गया 2⁻1 - 1, तो मतलब 1। तो यहाँ तो एक प्रॉपर आ रहा है। हाँ, एम्प्टी सेट होगा प्रॉपर सबसेट। जी लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक सो आपकी बुक ने इसको सिंगलटन सेट लिखा है। मुझे आज मैंने तो गौर इस बात पे आज किया, कभी पहले गौर ही नहीं किया था, तो इस अंदाज से आज गौर किया। इस लिए आपकी अक्सर बुक वाले पता क्या बताते हैं कि इम्प्रॉपर्स की तादाद 2 होती है, एक एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ। बट इस बात पे आपने नहीं रहना, क्योंकि मैंने इस बात को बड़ा सर्च किया हुआ है। इम्प्रॉपर का फॉर्मूला 2⁻n - 1 ही है, वो एक ही है। जो सॉरी प्रॉपर का फॉर्मूला, इम्प्रॉपर एक ही है। ठीक हो गया? तो मतलब यहाँ पे आप फिर क्या आंसर दोगे? एम्प्टी सेट। अब देखिए ना, एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं, तो 2⁻0 बनेगा ना। हम तो उसको टेक्निकल बेसिस पे डील कर रहे हैं, हम उस तरह सोच ही नहीं रहे, इस फॉर्मूले से डील कर रहे हैं। तो जब एम्प्टी सेट पे आएंगे तो एम्प्टी सेट के फॉर्मूले के मुताबिक जब चलेंगे तो एम्प्टी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 0। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स 1। जो 2⁻0 विच इज 1। अब जब इसकी बेस पे चलेंगे तो 1 1 माइनस एक ही 0 हो बनेगा और जाएगा। वो इम्प्रॉपर है। तो बाकी सारे क्या हो गए? प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे एक और स्टोरी समझ आ गई। जब बात, वो क्या कहते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये जुल्फ कहीं के समझ जाएगी। अब ये एक और स्टोरी समझ आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कह रहे थे कि इम्प्रॉपर जो है वो एम्प्टी नहीं होता। अभी पीछे बताया ना, अभी मैंने कहा कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट।
हम कह रहे हैं वो एम्प्टी सेट है। लॉजिक, बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी कि सर। यहाँ तो फिर हम एम्प्टी को ही तो मानी जा रहे हैं वो, और पीछे अभी हमने ये बात कही कि ऐसा सेट एम्प्टी नहीं हो सकता। यानी कि अगर होता तो हम ये ना कर देते कि 2⁻² -2 कर देते और कुछ भी ना बचता पीछे। एम्प्टी सेट को अभी हमने उसमें नहीं ना डाला, एक ही प्रॉपर बनाया जो फुल इटसेल्फ होता है। चले इस पे मैं भी मजीद देखूंगा, आप अपनी बुक को देखिएगा, ये सवाल बुक में है और उसने आंसर क्या लिखा है, सिंगलटन सेट लिखा है, आई थिंक सो सिंगलटन सेट लिखा है, तो उसको मजीद रिव्यू कर लेंगे। बट प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने बहुत सर्च किया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला यही है। ठीक हो गया? उससे आगे आपसे फर्ज करें ये डिफरेंस पूछा जाए, 1-2 मिनट बस मैं और कि जी व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज, चलें जल्दी से बता दें। सर उसमें 2 एलिमेंट्स है पहले वाले में और दूसरे वाले में सिर्फ एक ही है। ठीक हो गया, हैविंग 2 एलिमेंट्स और इसमें हैविंग ओनली 1, ये डिफरेंस है इसका। ठीक हो गया। बाकी इसके कुछ पहली एक्सरसाइज के टेक्निकल वो हैं, आपको पता है वो सीधा कि फाइनाइट सबसेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफिनिट सेट क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट क्या है, इनफिनिट क्या है, नंबर ऑफ पावर सेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो पहले डिस्कस हो गया। जी सर। प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सारी चीजें हैं, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। कल इंशाल्लाह इससे आगे कोशिश करेंगे फंक्शंस तक लेके जाएं इस बात को, फंक्शंस को भी कल डिस्कस करें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ग्रुप्स पे बात करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल आपका तो आप पूछ सकते हैं, नहीं फिर सर हम सवाल नहीं है। टेस्ट कब आप लेंगे चैप्टर 1 का? टेस्ट आज मैं अभी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ और रात को आपको वही कोई जब मैं उधर से नून एकेडमी से फ्री होता हूँ तो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक और है अगर मैंने अभी ना। अभी बना लिया तो मैं भी अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, सही है सर, ठीक है, थैंक यू। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, उसको कंपोज करने की बजाय यही जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर ही बना के इसी पेज पे जो अभी आपके सामने है, तो ऐसे ही बना के मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देता अच्छा ठीक है, सही है। हूँ। ओके जी, अल्लाह सर हाफिज। आपसे एक और और ये चीज वीडियोस, पूछनी थी। सॉरी। एक और जी चीज जी। पूछनी थी कि आप इस पे कैसे लिखते हैं, मतलब पेंट की जो एप्लीकेशन है इस पे आप मतलब माउस से तो नहीं लिख सकते, बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे पास वो जो है ना पेन है और बोर्ड है जो डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ। ओह। अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि सारा काम हो गया ऑनलाइन, तो मुझे भी अपने अंदाज में जिद्दत लानी थी, और वो जिद्दत के लिए मैंने 11,000 रुपया खर्च किया और मैं एक बोर्ड लेके आया। अब वो कनेक्ट करता हूँ एज लाइक यूएसबी डिवाइस। हम्म। जब वो कनेक्ट करता हूँ, वो छोटा सा बोर्ड है, उसके साथ एक पेन मिला है। अब वो पेन से मैं लिखता हूँ उस बोर्ड के ऊपर, और उस बोर्ड के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, वो ब्लैक ही है, मुझे सिर्फ सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे ही नजर आता है, अच्छा, जिस तो तरह फिर आपको इतना नजर इतना आता तेज कैसे लिख रहे हैं? है। वही वो अक्सर सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी स्क्रीन पे माउस तो बिल्कुल पहली तो बात है माउस से तो कंट्रोल ही नहीं होता। वो हम्म। तो आपका 2 लिखा जा रहा हो तो वो 2 का कभी टांग किधर जाएगी कभी किधर जाएगी। जी तो सर। ये पेन और बोर्ड है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, तो इस ठीक तरह है, से। सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।